हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम समझने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का न्यू टॉपिक दैट इज एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। कि एपरेंट डेप्थ या फिर रियल डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है। एक्चुअल में तुमने रियल लाइफ में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये चीज करना कि तुम पानी लेना, ठीक है। पानी में क्या करना, अगर हम नींबू को डालते हैं तो जो जो वो अगर वो ग्लास या जार के सबसे बॉटम पे चले जाए, है ना, तो बॉटम से लेके ऊपर तक क्या होता है, वो उसका एक्चुअल डेप्थ होता है या एक्चुअल हाइट होता है, ठीक है। लेकिन हम जब नींबू को या किसी भी चीज को जब हम डेंसर मीडियम में डालते हैं और जब हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, तो हमें वो चीज ना थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखती है, मतलब अपने जगह से थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी या थोड़ी सी उठी हुई दिखती है ना। मतलब अब जो एक्चुअल में अगर साइज ऑफ जार इतना था तो ये उसका रियल डेप्थ होना चाहिए। तो अब जो वो नींबू है वो यहाँ ना दिख के यहाँ कहीं रहता है, तो यहाँ से यहाँ अब उसका ये जो हाइट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। तो आज हमें यही रिलेशन पढ़ना है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होता है और नॉर्मल शिफ्ट किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले हम एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रिलेशन समझेंगे, फिर हम नॉर्मल शिफ्ट को समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। तो हमने क्या लिया है, ये मान लो एक वाटर है यहाँ पे फिल्ड, ठीक है, और वाटर यहाँ पे फिल्ड है। वाटर इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। और कोई ऑब्जर्वर है जो रेयरर मीडियम में है, ठीक है। ऑब्जर्वर इज इन अ रेयरर मीडियम, और कोई ऑब्जर्वर रेयरर से डेंसर में किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट बनाएंगे अपने स्टडी को समझने के लिए। तो एक रे ऑफ लाइट है जो बिल्कुल सीधे पास ऑन करेगी, ठीक है। अब नॉर्मल में पास करेगी विदाउट अनडेविएटेड, ये सीधी चली जाएगी, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट हम ऐसा बनाएंगे, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जब वाटर के सरफेस को लीव करेगा, तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब खुद समझो, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती है, डेंसर से रेयरर जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। तो ये रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए पहले ऑब्जेक्ट रियल में कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो ये एक्चुअल हाइट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ए सी लिख देती हूँ मैं। दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल डेप्थ और द एक्चुअल हाइट वेयर ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। लेकिन एक्चुअल में जब ऑब्जर्वर बाहर से देखता है ना, तो उसे ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो ऐसा क्यों, तो होता क्या है कि इस रे ऑफ लाइट को जब हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं, जब ये बैकवर्ड प्रोड्यूस होगा तो जहाँ पे भी ये सेकेंड रे ऑफ लाइट को कट करता है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है फॉर दिस ऑब्जर्वर। और अब वो ऑब्जेक्ट उसे कहाँ दिखेगा, इस हाइट पे दिखेगा। तो ये जो हाइट होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ इज द हाइट या प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्लेस्ड। लेकिन ये एपरेंट डेप्थ वो हाइट होता है जहां पे ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखने लगता है, ठीक है। तो ये होता है एपरेंट डेप्थ। अब हमें इसके बीच में रिलेशन समझना है। मान लो इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम अगर ये एंगल R है तो ये पूरा का पूरा एंगल R होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से ये भी एंगल R हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हमने बनानी थी, मान लो इसे हमने O मान लिया, इसे A मान लिया, इसे इस पॉइंट को हमने B मान लिया, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन को समझना है। अब देखो, एक बात बताओ, ऑब्जर्वर का है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट का है डेंसर मीडियम में, ठीक है। और जो ये प्लेन सरफेस है, जो भी वाटर है उसका सरफेस क्या प्लेन है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, आई होप स्नेल्स लॉ सबको आता होगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ में होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय जिस भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस चीज को समझो। हम इस पॉइंट बी पे एंगल स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। एक बात बताओ, हमारा रे ऑफ लाइट एक्चुअल में जा कहाँ से कहाँ रहा है, रेयरर से, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये
कितना एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू डी मान लिया और रेयर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने म्यू आर मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द एंगल इट इज मेकिंग विद द नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर मीडियम है ना, तो म्यू ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, साइन आई, हम साइन आई मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ रेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर, ठीक। अब एक बात बताओ, रियल में बच्चों को समझाने के लिए या चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये डायग्राम इतना बड़ा बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, खुद सोचो, अगर हमारे आईज जो है वो बहुत स्मॉल होती है, तो अगर किसी रे ऑफ लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचना है तो उन रे ऑफ लाइट को क्या होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए, बहुत ही पास होते हैं। तो इसका मतलब रे ओ ए एंड ओ बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर टू रीच आर आई, है ना। तो मैंने क्या लिखा, टू reach our eye, ray OA and OB are very close to each other, very close to each other, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब O से ये रे ऑफ लाइट और दूसरी रे ऑफ लाइट में बिल्कुल पास से ऐसे निकल के जाती है और तब हमारी आंखों पे ये दोनों लाइट पहुंचते हैं, मतलब ये मान के चलो और ये पास होता है, ठीक है। तो खुद सोचो, जब रे ओ ए एंड ओ बी, हमने सिर्फ डायग्राम में इतना दूर दूर बनाया, एक्चुअल में बहुत पास होता है, तो जब ये रेज बहुत पास होंगी तो ये जो एंगल्स बना रही है, मतलब ये जो साइन आई, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये क्या हो गए, ये एंगल्स भी बहुत सेम होंगे, और जब एंगल सेम होता है तो हम साइन थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू डी टैन आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू आर टैन आर, ठीक है, ये लिखा हमने। देखो अगर थोड़ा कन्वीनियंस के लिए तुम लोग को चाहिए तो इस स्टेप के ऊपर पहले ये लिख लेना कि बिकॉज रेज बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, एंगल दे आर मेकिंग अ वेरी स्मॉल, या फिर कहीं कहीं पे तुम्हें बुक्स में लिखा दिखेगा दीज रेज आर पैरा एक्सियल रेज। तो इस वजह से हम क्या लेंगे कि साइन आई इज नियरली इक्वल्स टू टैन आई हो जाएगा, और साइन आर क्या हो जाएगा, वो टैन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब एक बात बताओ, म्यू डी टैन आई क्या है हम निकालेंगे, अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन आई के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी, ठीक है। टैन आई के लिए हम क्या लेंगे, ओ ए बी, ये मैं तुम लोग के हेल्प के लिए लिख रही हूँ, याद रखना। और टैन आर के लिए हम कौन सा एंगल लेंगे, आई ए बी, ठीक, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। अब एक बात बताओ, टैन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, पी अपॉन क्या हो जाएगा, बेस क्या है, डी ए सी, एक्चुअल डेप्थ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर क्या होगा, टैन आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी अपॉन डी ए पी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पी पी एक दूसरे से कट गया, अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी ए सी को उधर लेके जाओ, तो म्यू डी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए पी, दैट इज डी ए सी क्या है, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ कहते हैं इसे, ठीक है, एक्चुअल और रियल डेप्थ अपॉन ये डीएपी क्या होता है, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, दिस इज एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, म्यू आर को मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ, म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू आर, ठीक है। अब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो में बता रखा है कि जो ऊपर होगा उसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो म्यू डी विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू of denser with respect to rarer is equals to real actual depth या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो ये होता है फॉर्मूला, ये होता है रिलेशन बिटवीन एक्चुअल डेप्थ एंड रियल डेप्थ। आई होप समझ आया होगा। देखो अब मुझे एक और छोटी सी बात है जो तुम लोग को समझानी है, वो क्या है, वो ये है कि ये तो रिलेशन हमने समझ ली, अब अगर मैं ये एक और रिलेशन बताना चाहती हूँ तो डी एपरेंट इज इक्वल्स टू क्या मैं ये लिख सकती हूँ, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू, है ना, ये मैं लिख सकती हूँ। इस चीज को जरा ध्यान से समझना, ठीक है।
डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख रहे थे तो हमने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखा है, डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो हमारा रिलेशन क्या आया था, म्यू ऑफ डी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33। ठीक है, और एयर का कितना होता है 1। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, ओवरऑल म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर की वैल्यू कितनी आई 1.33, है ना, समझ रहे हो 1.33। तो अब अगर इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में अगर मैं ये वैल्यू डालूं तो डी एपरेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाई 1.33। तो अब एक बात समझो, हम क्या कर रहे हैं, नीचे 1 से बड़ी वैल्यू से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 1 से बड़ी वैल्यू से किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरी पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, छोटी आएगी। तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अब एक बात हो, जब जब पूरी वैल्यू छोटी आएगी तो इसका मतलब ये है कि डी एपरेंट हमेशा डी एक्चुअल से कम आएगा। समझ आया? अगर ये भी नहीं समझ आया तो मैं एक बात बता रही हूँ, इस चीज को सुन लो, वापस सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हम 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना मतलब ये ओवरऑल पूरी वैल्यू छोटी आएगी। तो ये छोटी आएगी, इसका मतलब डी एपरेंट डी एक्चुअल से हमेशा छोटा आएगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता रह जाएगा। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे का वैल्यू जितना बड़ा होते जाएगा उतना डी एपरेंट डी एक्चुअल से हमेशा कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा तुम, जैसे अगर केरोसिन यूज करते हो या ग्लिसरीन यूज करते हो, वाटर की जगह तुमने ग्लिसरीन यूज किया तो ग्लिसरीन का वैल्यू कितना कितना होता है 1.74। तो अब हमने क्या किया, 1.74 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी आ जाएगी। तो उस केस में डी एपरेंट जो है वो डी एक्चुअल से, एक्चुअल डेप्थ से और मतलब और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वाटर में कोई चीज रखी और कोई एक चीज ग्लिसरीन में रखी है तो तुम्हें ग्लिसरीन में उसकी हाइट और ऊपर दिखेगी। समझ आया? ये चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। आई होप समझ आ गया होगा। और ये रिलेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा देखो, अब हमें क्या समझना है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। नॉर्मल शिफ्ट को समझने के लिए जरा मैं इस चीज को हटा देती हूँ। नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है, देखो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे रखा हुआ, फिर हमने जब उसको देखा, बाहर से ऑब्जर्व किया तो हमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या जो प्लेस है वो डिस्प्लेस हो गया है। और कितना वो डिस्प्लेस हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एक्स डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्चुअल मतलब रियल डेप्थ माइनस डी एपरेंट। ठीक है, तो डी एक्चुअल लिख लो, और डी एपरेंट अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया, डी एक्चुअल अपॉन म्यू। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस डी एक्चुअल अपॉन म्यू। तो एक बात बताओ, डी एक्चुअल को अगर हम कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो आई होप नॉर्मल शिफ्ट भी जो है वो समझ आया होगा। और आई होप मैंने तुम लोग को रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।